दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक भविष्यवाणी और एक चेतावनी दी थी ट्विटर पर। क्या वो चेतावनी सच होने वाली है? हालात तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जब वो ट्वीट लिखा था, संभवतः उस वक्त मां सरस्वती उनकी उंगलियों पर विराजमान थी, क्योंकि जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया था दिसंबर के अंतिम हफ्ते में, वो अब सच प्रतीत होता दिख रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। भाजपा के ब्राह्मण विधायक नेता पीएन पाठक के आवास पर, और उस बैठक पे जो ब्राह्मण विधायकों के यहाँ जब बैठक हुई तो उत्तर प्रदेश भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी थी। पहले चेतावनी का पत्र दिया, बाद में बकायदे ऑन कैमरा 27 दिसंबर को कैमरे के सामने भी चेतावनी दी। इस पर सामान्यतः हर चीजों पर, प्रदेश की हर बड़ी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी, शाह और योगी का घमंड तोड़ा था, वो 28 दिसंबर को दिन में 3:21 पर उन्होंने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में जो उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की थी, वो लग रहा है कि अब सच होने वाला है। पहले मैं वो ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूं, बाद में बता रहा हूं कि क्यों अखिलेश ने जो 28 दिसंबर को जो भविष्यवाणी की थी वो सच होने जा रही है। अखिलेश जी क्या पूरा उत्तर प्रदेश आहत था? जिस प्रकार से ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी गई उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के द्वारा, पहले पत्र के द्वारा, दूसरा चिट्ठी के द्वारा, और इस पूरी चेतावनी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन रहे, और वो आज तक मौन है। आप समझिए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा कि इस चेतावनी के पीछे उनका मौन समर्थन था। सवाल उठ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विधायकों की बैठक पे तो चिंता कुछ ने, मतलब उन्होंने चेतावनी जारी करवा दी पर्दे के पीछे से पंकज चौधरी से, लेकिन जब लखनऊ में कुटुंब समाज की बैठक, यानी योगी के सजाती ठाकुर विधायकों की जब बैठक होती है, तब योगी जी खामोश रहे थे। और खुद कुर्मी समाज की बैठकों में कई बार शामिल होने वाले पंकज चौधरी को तब ये नजर नहीं आया था कि ये जो जाति विशेष की जो बैठकें हैं वो भाजपा के संविधान के विपरीत है। तो उस पर, और चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में है, तो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने ब्राह्मण विधायकों को और उन ब्राह्मणों को जो भाजपा का वोट देते हैं उनको अपना गुलाम समझती है क्या, जो उनको चेतावनी जारी कर रही है उनके विधायकों को कि आप एक जगह एकत्रित होकर बाटी चोखा तक नहीं खा सकते। खैर, अखिलेश यादव जो ने लिखा था वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि मर्जी और पर्ची जिस पार्टी के संगठन और सरकार का आधार हो, ध्यान दीजिए, मर्जी और पर्ची ही जिस पार्टी के संगठन और सरकार का आधार हो, वहां मौन रहने से ही अपना सम्मान है। वहां मौन रहने से ही अपना सम्मान है। जहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, वहां कोई गलतफहमी में किसी प्रकार की बयानबाजी न करे और न ही किसी समाज को सार्वजनिक चेतावनी देकर धारावाहिक रूप से अपमानित करे। ध्यान दीजिए कि जिस पार्टी में मर्जी और पर्ची से सब कुछ चलता है, वहां पर मौन रहने में ही अपना सम्मान है। जहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती है, वहां गलतफहमी में किसी प्रकार की बयानबाजी न करे और न ही किसी समाज को सार्वजनिक चेतावनी देकर धारावाहिक रूप से अपमानित करे। मतलब पहले चिट्ठी के रूप में बयान दिया, उसके बाद ऑन कैमरा बयान दिया। समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है, अखिलेश यादव आगे लिखते हैं। वो याद रखें, सम्मान करने से सम्मान मिलता है, पदनाम से नहीं। जब आप किसी दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा।
आप अध्यक्ष बन गए हैं या आप समझ ही रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। भाजपा जाए तो सम्मान है। और ये ट्वीट किया है उन्होंने 29 दिसंबर को दिन में 3:21। और अभी जो आज की खबर है, जो गोदी मीडिया संभवतः नहीं बताएगा, कि एक तरफ तो मोहन भागवत कल से मथुरा में डेरा डाल चुके हैं, 1 हफ्ते तक मथुरा रहेंगे, और जिनके बारे में एक पत्रकार शायद 2 कमरे के मकान के लिए लिखता है कि वो संघ की शक्ति से लैस हैं। तो ऐसे समय में संघ की शक्ति से लैस जो नेताजी हैं, वो बजाय मोहन भागवत के जब यूपी में है उनका आदर सम्मान करने के, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और तो और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, दोनों की फोटो भी आ चुकी है। दिल्ली में वो लोग हैं, दिल्ली दरबार में। और केशव, मेरी जानकारी के हिसाब से केशव मौर्य भी कल रात से दिल्ली में है, लेकिन उनकी फोटो अब तक नहीं आई है। जरा चीजों को समझिए। और जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण समाज के विधायकों को लिखित में चेतावनी जारी की, फिर ऑन कैमरा चेतावनी जारी की, वो आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद गोरखपुर पहुंचे हैं, यानी मुख्यमंत्री के गृहनगर में। उनका स्वागत सम्मान चल रहा है, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे नहीं है, वो फिलहाल दिल्ली में है। इसको देखकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि मुझे ध्यान आया कि सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है। फिर अखिलेश यादव का मुझे वो ट्वीट याद आया कि जो पार्टी पर्ची और मर्जी से चलती है उसमें अनायास बयानबाजी न करे, यहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। दरअसल अखिलेश जी जिक्र कर रहे थे कि कैसे 2022 के चुनाव के 4 महीने पहले गुजरात में मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल को से इस्तीफा ले लिया गया था और एक नए मुख्यमंत्री के साथ पूरी नए कैबिनेट का गठन हुआ था। तो वो इशारा यही कह रहे थे कि अनर्गल बयानबाजी न करें, किसी समाज को अपमानित करने का काम न करें, वो भी धारावाहिक के रूप में। तो अब जब अब ऐसी जब खबरें आती हैं तो हम लोग तो अलर्ट हो जाते हैं। तो हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय ने जो ट्वीट लिखा है उसको मैं आप सबकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं। जरा शब्दों का मर्म समझिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, बीजेपी के नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, बीजेपी के नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है। कभी कहते थे मैं योगी हूं, मठ चला जाऊंगा। कभी कहते थे मैं योगी हूं, मठ चला जाऊंगा। सूत्र बताते हैं कि अब सारी कवायद ही इसी बात की चल रही है कि मठ न वापस जाना पड़े। ध्यान दीजिएगा, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय क्या लिख रहे हैं कि अब सारी कवायद इसी बात की है कि मठ वापस न जाना पड़े। और उधर अखिलेश यादव ने 28 दिसंबर को क्या लिखा था 3:21 पर कि पर्ची और मर्जी से चलने वाले दल में मौन रहने में ही भलाई है, यहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती है। तो क्या अखिलेश यादव की ये भविष्यवाणी अब सच होने वाली है? आगे लिखते हैं, सवाल सिर्फ सत्ता सुख भर का नहीं है, सवाल सत्ता के कवच के खत्म होने के बाद के रहस्योद्घाटन का भी है। क्या लिख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय कि कभी कह रहे थे कि मैं तो योगी हूं, मठ वापस चला जाऊंगा। अब सारी कवायद यह है कि मठ न जाना पड़े, और उसके पीछे कह रहे हैं सवाल सिर्फ सत्ता सुख का नहीं है, सवाल सत्ता के कवच के खत्म होने के बाद रहस्योद्घाटनों का भी है। इन रहस्यों का पता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है, मगर जब तक सत्ता है तब तक कवच है। इसलिए सत्ता के इस कवच को बने रहना बहुत उसी तरह जरूरी है जैसे एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार में सुरक्षा बनाए रखने के लिए एयरबैग का बने रहना बहुत जरूरी है।
यूपी रोडवेज की बसों पर अक्सर ही लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब यही मुहावरा है, सत्ता हटी दुर्घटना घटी की रोचक शक्ल में तब्दील हो चुका है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आप लोग को। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद से प्रधानमंत्री जी बड़े नाराज थे योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे थे महाकुंभ के खत्म होने के बाद, लेकिन उनको मौका मिलता है जुलाई के महीने में। सोचिए, जनवरी की 29 तारीख 2025 को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद उसके पहले प्रधानमंत्री का बड़ा भव्य कार्यक्रम था महाकुंभ में स्नान का। वो आते हैं, योगी जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूरी बनाए रहते हैं और रात्रि में स्नान करके चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं नाराज थे महाकुंभ में के पहले योगी सरकार द्वारा किए गए दावे की, और हकीकत में जिस तरह से श्रद्धालुओं को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना। उस वक्त से जब योगी जी गए थे इंडिया डे कॉन्क्लेव में 8 मार्च 2025 को, तो उन्होंने कहा था कि मैं योगी हूं, मैं वापस जाना पसंद करूंगा, क्योंकि शायद उनके लोगों ने उनसे सवाल पूछवाया था कि क्या आप दिल्ली आना चाहते हैं। और अब पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि अब वो मठ नहीं जाना चाहते हैं, अब वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि कुर्सी पर वो कब तक बने रहेंगे। अगर मान लीजिए अभी उनको अभयदान मिल जाता है, उनकी कुर्सी बच जाती है, तो अगले साल तो चुनाव है, और चुनाव में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए की व्यूह रचना करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी का घमंड तोड़ा था। और लोकसभा में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी 80 में, और भाजपा गठबंधन सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया था। सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोटों के आधार पर देखें तो इंडिया गठबंधन को 227 विधानसभा सीटों पर बहुमत हासिल था, यानी कि जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा था। बहुमत का आंकड़ा 203 का है, और इंडिया गठबंधन को 227 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। भाजपा ये कह के अपने आंसू पोंछ सकते कि हमने उपचुनाव जीता था, लेकिन उपचुनाव किस तरह से जीता था ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा था कि चुनाव के दिन ही मुख्य चुनाव आयुक्त को उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस के कई इंस्पेक्टर और सिपाहियों को सस्पेंड करना पड़ा था। और अब तो चुनाव की घोषणा में मात्र 1 साल से भी समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है। जून 2024 में ही भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया था। नए अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल लग गया, और आते ही पंकज चौधरी ने पता नहीं किसके प्रभाव में आकर ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी जारी कर दी। और भाजपा का सबसे कमिटेड वोटर है, जो भाजपा की शुरुआत से जो हमेशा से भाजपा के साथ खड़ा है, या आरएसएस जनसंघ के जमाने से जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा रहा है, उस पक्ष के मतदाताओं से नाराजगी मोल ली। और ऐसे समय में नाराजगी मोल ली जबकि लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का एक तबका नाराज होकर इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ चुका था। 1990 तक इस देश में कांग्रेस ने इसलिए शासन किया कि ब्राह्मण तबका पूरी मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहता था। और इतिहास गवाह है कि जब जब ब्राह्मण तबके ने विपक्ष का साथ दिया है, चाहे वो बसपा का साथ दिया, मायावती जी का साथ दिया, तो उन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया तो समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और वही ब्राह्मण तबका जब एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में आया तो 2014 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में भाजपा हर चुनाव जीतती रही। और पिछली बार तो सुनने में आया कि सिर्फ 15% ब्राह्मण नाराज होके इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए थे। और अभी जमीनी हालत जो है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सिर्फ 15% ब्राह्मण मतदाता ही भाजपा को वोट देंगे।
अब देखते हैं दिल्ली की मुलाकातों के बाद ये जो भाजपा की तिकड़ी है, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो जरूर बना के भेज दिया है पिछड़ी जाति के कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जिस तरह की वो आए थे कि भाजपा से नाराज कुर्मी वोटरों को वापस भाजपा के पक्ष में लाएंगे, उस काम में तो पंकज चौधरी को कितनी सफलता मिली अभी पता ही नहीं चला। लेकिन भाजपा का जो सबसे कमिटेड वोटर रहा है उत्तर प्रदेश में, 70 से 80%, 70% ब्राह्मण हमेशा भाजपा के पक्ष में खड़े रहे हैं, चाहे भाजपा का कितना भी बुरा दौर रहा उत्तर प्रदेश में। आज उस बड़े तबकों को इन्होंने नाराज कर दिया। तो क्या होगा शाम तक। और मजेदार बात यह है कि जो लोग ये लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ संघ की शक्ति से लैस है, ऐसा सामान्य, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी से अभी 25 तारीख को तो मोदी जी दिल्ली आए थे, माफ कीजिएगा लखनऊ आए थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अटल जी के जन्मदिन पर आए थे। ऐसा क्या हो गया 10 दिन बाद ही तीनों लोग दिल्ली तलब हो गए, जबकि ब्रिजेश पाठक 26 तारीख को ही प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। जरा आपको समझना पड़ेगा दो लोगों का, इधर भी दो लोगों के दिल्ली दौरे बहुत बढ़ गए हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ के, दूसरे ब्रिजेश पाठक के। और केशव मौर्य कभी आसाम के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कभी त्रिपुरा से के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, और वो पहुंचे हैं दिल्ली कल रात से, मेरे सूत्र बता रहे हैं वो कल रात से दिल्ली में है, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं आई है। तो पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि आजकल जो अखिलेश यादव कहते हैं वो सच साबित हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने 28 सितंबर 2023 को मुझसे कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जनता बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हराएगी। तब तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से शेप अप भी नहीं हो चुका था। सोचिए, पहली भविष्यवाणी जो गलत सही साबित हुई अखिलेश यादव की, जो उन्होंने 28 सितंबर को मुझसे कही थी। उसके बाद जब यूपी पुलिस का परीक्षा लीक हुआ था, तब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लाख को हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से 1.5 लाख वोटों का नुकसान होगा। ये भी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मैंने बताया था 3 जून 2024 को कि भारतीय जनता पार्टी चाहे एग्जिट पोल में चाहे जो भी दावा करे, लेकिन सपा का एग्जिट पोल ये कहता है कि इंडिया गठबंधन 50 सीटें जीतेगा कम से कम। और ये अनुमान भी सही साबित हुआ। जब 4 जून को परिणाम आए, इंडिया गठबंधन अब विपक्ष 44 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा। 5-6 जगहों पर जो आरोप लगा था कि ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता दिया गया था। याद कीजिए, बांसगांव संसदीय क्षेत्र 1500 वोट से भाजपा के उम्मीदवार जीत गए थे। फर्रुखाबाद 3000 से कम वोटों से भाजपा का उम्मीदवार को, इस तरह की कई सीटें थी। तो वोटों की गिनती में धांधली के जो आरोप लगाए थे सपा की, अगर उसकी ईमानदारी से जांच हो जाती तो संभवतः सपा 50 का आंकड़ा भी पार कर लेती। और अभी एक बड़ी खबर हमारे एक मित्र ने ब्रेक की है कि समाजवादी, उस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा से थोड़ी देर बाद, कि अखिलेश यादव का पूरा फोकस 2027 के चुनाव में दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने का है। इसलिए वो बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर उतारने जा रहे हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में है, लगातार उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पीडीए प्रहरी हर बूथ पर काम कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ने फिलहाल अब तक के अपने सबसे कमिटेड वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स को ही नाराज कर दिया है। तो अभी देखना है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसके आसार तो सच होते नजर आ रहे हैं। तो योगी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को दिल्ली से आशीर्वाद मिलता है या कि नहीं मिलता है, कि इन तीनों लोग की कुर्सियां बरकरार रहेंगी या नहीं रहेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को रोकने के लिए अपना अंतिम दांव चलेगी और किसी दलित को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो फिलहाल सोमवार के दिन 2 बजे के करीब ये स्थिति है। इसके बाद कुछ और बदलाव होगा तो उस पर विशेष टिप्पणी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। खबर दस्तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।